हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहली न्यूज़ है, फाइजर क्लेम्स फर्स्ट ब्रेक थ्रू टेस्ट वैक्सीन 90% इफेक्टिव इन फेज़ 3। तो यूएस की जो कंपनी है फाइजर, इसने क्लेम किया है कि इसने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और फेज़ 3 ट्रायल्स में 90% इफेक्टिव रही है। तो अब पढ़ लेते हैं। American pharma company Pfizer said on Monday that during the first interim analysis from phase 3 clinical trials, its vaccine candidate had been found to be more than 90% effective in preventing COVID-19 in participants without infection of prior SARS-CoV-2 infection. अब फाइजर का पार्टनर कौन है? जर्मन बायोटेक कंपनी बायोएनटेक है। इसने बोला है कि फेज़ 3 ट्रायल डेटा के हिसाब से उसने बताया है कि mRNA वैक्सीन जो कैंडिडेट्स को दी गई थी और उसे मॉनिटर किया था एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने, जो थी इंडिपेंडेंट डेटा मॉनिटरिंग कमेटी, और इसने बोला है कि कोई भी ऐसे सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है। तो मतलब ये वैक्सीन अच्छी है। हाउएवर द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट द स्टडी कंटिन्यू टू कलेक्ट एडिशनल सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा एज प्लान्ड। लेकिन वो अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं जो भी डेटा और भी चाहिए एडिशनल सेफ्टी की, पूरी तरीके से सेफ्टी एश्योर हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है, गूगल टू बी प्रोब्ड फॉर एलिज्ड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। तो इंडिया में गूगल के ऊपर ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये माना जा रहा है कि गूगल अपने गूगल पे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और बाकी यूपीआई ऐप्स को आगे नहीं आने देता है। In yet another setback for Google, the Competition Commission of India Monday initiated a Director General level probe into alleged abuse of dominant position by the company to promote its payment app Google Pay। तो ये देखा गया है कि गूगल पे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसकी रिपोर्ट 60 दिनों में सबमिट की जाएगी। ये थर्ड मेजर एंटी ट्रस्ट प्रोब है जो कि ऑर्डर की गई है बाय इंडियन कॉम्पिटिशन रेगुलेटर अगेंस्ट गूगल। अब यहाँ पे दो अकाउंट्स पे अनफेयर होता है गूगल। वो कौन से दो अकाउंट्स हैं? द फर्स्ट वन वाज गूगल्स पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ गूगल प्लेस पेमेंट सिस्टम फॉर परचेजिंग द एप्स एंड आईएपीज इन द प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले का एक मैंडेटरी सिस्टम है कि आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको गूगल पे से ही पे करके खरीदना होगा गूगल प्ले पे। द सेकेंड वॉज एक्सक्लूडिंग अदर मोबाइल वॉलेट्स एप्स इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव पेमेंट ऑप्शन इन द गूगल प्लेस पेमेंट सिस्टम। और गूगल प्लेस पेमेंट सिस्टम में बाकी जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये प्रोब फिर अब किया जाएगा तो पता चलेगा कि गूगल क्या डोमिनेंट पोजीशन का अपना मिसयूज़ कर रहा है। हम यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्फोर्स करती है कंपटीशन एक्ट 2002। 1991 लिबरलाइजेशन से पहले हमारे यहाँ था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। फिर इसको रिपील कर दिया गया और इसको रिपील किसके रिकमेंडेशंस पे किया गया? राघवन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया और कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को चेंज करके क्या बना दिया? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में? कंपटीशन एक्ट 2002 राघवन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बना था। एक पहले कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी था, उसे हटा के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इस पेज पर ये था कि इंडिया में वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग होना क्यों डिफ़िकल्ट है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास 28,000 यूनिट कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क है जहाँ पे हम जो भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन रखते हैं वो टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रख सकती है। पर इस वैक्सीन को रखने के लिए जो फाइजर ने बनाई है सब ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए। तो शायद ही इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो पाए क्योंकि इंडिया में कोल्ड चेन एक बहुत बड़ा इशू है। अभी हम इस न्यूज़ पे चलते हैं। तो एक यहाँ पे एक स्कीम का नाम आया है इंस्पायर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो हम देख लेते हैं ये स्कीम क्या है। इसकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इंस्पायर क्या है? स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये क्वेश्चन भी आया है शायद एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में इंस्पायर के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट टैलेंट टू साइंस। अब इट डज नॉट बिलीव इन कंडक्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एट एनी लेवल। ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने चाहिए किसी का भी टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। इट बिलीव इन एंड रिलाइज ऑन द एफिकेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसी के असेसमेंट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैलेंट के लिए। तो ये अच्छी बात है। ये कॉम्पिटिशन को ऐसे नहीं बढ़ावा देता है कि बहुत कॉम्पिटिशन से हम पता करेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
एन एक्सपेरिमेंट टू ग्रो सैफरॉन इन सिक्किम विद हेल्प फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक सैफरॉन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही उगाया जाता था, पर अब सिक्किम में भी उसको ग्रो किया जाएगा। सो फार द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन इंडिया, हैज़ बिन लिमिटेड टू अ फ्यू एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला है कि इसका कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स में बढ़ाया जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है साउथ सिक्किम में, जिसने फर्स्ट क्रॉप सैफरॉन की सितंबर में प्रोड्यूस की है। ये 1000 स्क्वायर मीटर्स में भी ग्रो की गई है। एक बार क्वालिटी एसेस हो जाएगी तो फिर हम सिक्किम में इसको उगाने लगेंगे। ये किसने बोला? डायरेक्टर जनरल ने, जो भी हैं। अब ये कौन सी उसके अंदर आती है? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कभी आपसे पूछ लें कि एक ऐसी बॉडी है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, तो आपको पता होना चाहिए ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस न्यूज़ में इतना इंपॉर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया था सेंट्रल सीस्मिक गैप रीजन। ये कौन सा रीजन होता है? अ गैप इज अ टर्म यूज टू डिनोट एन एरिया विद लिटिल टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो हम ये न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। कैलाश मानसरोवर रोड के पास एक धारचूला उत्तराखंड में है, जो लिपू लेक को कनेक्ट करता है चाइना बॉर्डर, वो वाले जो कैलाश मानसरोवर वाली जो नई रोड बनी है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी की गई कि वहाँ पर अर्थक्वेक्स का क्या ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पर है हिमालय ड्यू टू, यहाँ से पढ़ते हैं। Scientists say these large concentrations of earthquakes are release of stress building in the region, and that in the near future there is likelihood of an earthquake of 5 magnitude in the region। ये माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि यहाँ पे earthquakes जो होते हैं वो रिलीज ऑफ स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और आगे फ्यूचर में हो सकता है कोई यहाँ पे बड़ा अर्थक्वेक। अभी तक वहाँ पे 2 अर्थक्वेक ही आए हैं बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के। पहला आया था कांगड़ा अर्थक्वेक, फिर एक आया था बिहार नेपाल अर्थक्वेक। उसके बाद से यहाँ पे कोई अर्थक्वेक नहीं आया है जो कि ग्रेटर देन 8 मैग्नीट्यूड का हो लास्ट 500 साल में। इसलिए इस रीजन को बोलते हैं सेंट्रल सीस्मिक गैप। सीस्मिक गैप क्यों बोलते हैं? गैप एक टर्म होता है जो डिनोट करता है कि यहाँ पे लिटिल टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जबकि हिमालय सबसे ज़्यादा एक्टिवली टेक्टोनिक रीजन है, तब भी वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आ रहे हैं। तो ये एक स्टडी हुई थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब हम आर्टिकल पर आ गए, तो हम आज 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल है गवर्नमेंट बिहार नीड्स, ये हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। विच एवर पार्टी और कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन बिहार। ऑथर का कहना है कि कोई भी बिहार में पार्टी आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, मेन ये है कि हमें कुछ मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है जो कि पिछले 3 डेकेड से हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? अभी ये ऑथर ने बताया कि बिहार के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। सारी पार्टीज़ यही सोच रही हैं हम ज़्यादा फ्रीबीज दें मेजॉरिटी ऑफ पीपल को, उनको अल्योर करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला, किसी पार्टी ने बोला हम जॉब्स देंगे। अब क्या क्या होता है? बहुत कम स्कैंड प्लान्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कोई प्लान नहीं है किसी के मैनिफेस्टो में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बस बोल दिया है, वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है वो भी ऑथर ने बोला है कि क्या चांसेस उसके सक्सेसफुल होने की, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ऑथर ने बोला 1980s में एक स्मॉल मेजर लिया गया था कि हम ओल्ड को हेल्प करेंगे, पुअर को हेल्प करेंगे कुछ फ्रीबीज देके, पर धीरे धीरे ये रेस होती जा रही है कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी खाली करके अब सारे लोगों को सब कुछ फ्री में देता जाए। कैश दे दो हाउस होल्ड्स को फ्री में, यूटेंसिल्स दे दो, कलर टीवीज़ दे दो, गोल्ड देते हैं कुछ स्टेट्स। द फोकस एन एजुकेटिंग, फोकस इसका नहीं है कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव किया जाए। फोकस ये बिल्कुल एब्सेंट है। फार्म को लोन वेवर्स दे दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाता है लोगों को। अब ये ऑथर ने बोला ये एग्जाम्पल क्या सेट कर रहा है? आप सब कुछ फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, इससे क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है? द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ द इकॉनमी एंड इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बिफोर कमिटिंग टू एनी मेजर लॉन्ग टर्म पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर। तो ऑथर का कहना है कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसे देखना चाहिए कि क्या इकॉनमी की स्टेट चल रही है बिहार में, और उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रूडेंस के साथ करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर पर नहीं जाना चाहिए। जो लास्ट की 2 डेकेड्स हैं उसमें गवर्नमेंट रिसीप्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने खर्चा है वो उससे भी ज़्यादा है। और कोविड 19 में तो वैसे भी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू हुआ नहीं है, तो वो ज़्यादा खर्च तो वैसे भी नहीं कर पाएगी। अब गवर्नमेंट की कुछ रियलिटीज़ बताइए, बिहार की कुछ रियलिटीज़ बताइए। बिहार का पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 46,664, और नेशनल एवरेज कितना है 1,34,226। तो नेशनल एवरेज का ये सिर्फ 34.5% है। पिछले 10 साल में ये ग्रो हुआ है 0.4%, 34.5 से 34.7%। और ये बोला है ऑथर ने कि हमें ये परसेंटेजेस अट्रैक्टिव लग सकते हैं क्योंकि बेस ही इतना कम, उस बेस से कंपेयर करोगे तो ये अच्छे ही लगेंगे। वी हैड अ लो बेस टू स्टार्ट फ्रॉम विच मेक्स फॉर अट्रैक्टिव परसेंटेजेस, बट व्हेन इट कम्स टू इवन कैचिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ इनकंसीवेबल। लेकिन अगर पूरे कंट्री से कंपेयर करो तो कुछ नहीं है उसके सामने। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बहुत ख़राब है।
Manufacturing sector, Bihar's economy is just 8.7% of the national average. Data for 17-18 shows that a mere 1.5% of the nation's factories are registered in Bihar. टोटल इंडिया की जो भी फैक्ट्रीज हैं उसकी सिर्फ 1.5% रजिस्टर हैं बिहार में. कैपिटल फॉर्मेशन स्टैटिक है 0.6%. FDI स्टेट में सिर्फ 0.0% आता है. रैंक इन डूइंग बिजनेस 26 है. एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल डिस्करेज होती है स्टेट में. बिहार एक मेजर स्टेट है जहाँ पे कोई भी कंपनी उसकी ट्रेड नहीं होती BSE और NSE पे. प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड जो भी इन्वेस्टमेंट है स्टेट में वो बिल्कुल ले ले. तो इतनी सारी दिक्कतें, कुछ इकॉनमी नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है बिहार में. बिहार में सिर्फ अनस्किल्ड लेबर है जो कि वो रेस्ट ऑफ इंडिया को सप्लाई करता है. फिर ऑथर ने एक रिफरेंट बोला, ऑथर ने बोला आज भी ट्रू है, अब बिहारी मस्ट लीव बिहार टू मेक इट. अगर किसी बिहार में रहने वाले व्यक्ति को अपना कुछ अच्छा करना है तो उसे बिहार छोड़कर ही जाना पड़ेगा. जो हाईली एजुकेटेड एकम्प्लिश्ड बिहारीज होते हैं वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, IT, फाइनेंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, पर वो बिहार में रह के नहीं कर रहे हैं. तो मतलब बिहार में एक ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम बहुत है. तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ब्रेन ड्रेन को? एक इंसान है, कोई यंग पर्सन, अमनुल्ला, उसने एक स्मॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो भी पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं उनका. तो हंड्रेड्स ऑफ बिहारीज ऐसा कर सकते हैं. ऑथर का कहना है कि जो बिहार में पहले थे बिहार छोड़कर चले गए हैं, तो ये भी किया जा सकता है. द नेक्स्ट गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट कंडीशंस टू टैप दिस रिसोर्स टू इनिशिएट अ रिवर्स ब्रेन ड्रेन. तो ऑथर का कहना है कि ऐसे कंडीशंस को टैप किया जाए, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ लोग जो बाहर जा रहे हैं बिहार से छोड़ के वो बिहार में ही काम करें. बट अ लुक एट द मैनिफेस्टोज. फिर ऑथर ने बोला मैनिफेस्टोज में तो हम ये पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे. अब और क्या क्या की कंसर्न है स्टेट का? कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है स्टेट में विदाउट कंट्रोवर्सीज. जो हुए हैं उसमें भी नेपोटिज्म की कंट्रोवर्सी रहती है, मिसमैनेजमेंट की, करप्शन की. और ये बहुत ही वहाँ पे कॉमन है कि कोई इंसान वहाँ पे पेपर देता है और उसके बहुत दिनों बाद रिजल्ट आता है, 4-4, 5-5 साल के बाद रिजल्ट आता है. और कुछ में तो इतना ज़्यादा करप्शन हो जाता है एग्जाम्स में कि वो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुँच के पता चलता है कि क्या हो रहा है. तो एग्ज़ाम्स होते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आता, तो जॉब्स नहीं मिलती हैं. अब एग्जैजरेटेड फेथ इन DBT. एक एग्जैजरेटेड फेथ था कि ये DBT से जो फंड है वो साइफन ऑफ नहीं होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से. पर अभी हमने देखा था कैसे स्कॉलरशिप स्कैम में फंड्स ट्रांसफ़र हुए थे और फंड्स किसी और अकाउंट्स में भी गए थे. तो ये भी हो रहा है. तो ये जो बोला जाता है कि मिड डे मील्स, स्कॉलरशिप, इसको हम DBT से ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है क्योंकि DBT में भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं. तो अब न्यू गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द न्यू गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरनलाइज that while technology can be a great enabler, it can only go thus far. टेक्नोलॉजी इनेबलर हो सकती है पर एक कुछ ही दूर तक जा सकती है, वरना तो फिर गवर्नमेंट को ही मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल पर जाके. फॉर अ स्टेट वंस प्राउड ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. जो स्टेट कभी प्राउड फील करता था अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, अब उसको हेरेसमेंट फील करना पड़ता है उसकी पॉपुलेशन को. अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कमांड नहीं है, सुपरविजन नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई सिस्टम नहीं, सब ब्रोकन डाउन है. तो ऑथर का कहना है जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी वो हेड ऑन द रिलेक्टेंस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू ग्रैपल विद फंडामेंटल इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. जो भी पार्टी हो वो सब पार्टी के साथ मिलकर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के इशू को सॉल्व करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो लैकिंग है उसको जनरेट करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन को सही कर उसको सही पाथ पर ले जाए. इससे इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, सपोर्ट भी चाहिए होगा ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का. तो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जो भी गवर्नमेंट आए उसको इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ बढ़ना चाहिए. अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, रीडिंग वॉल्टियर इन फ्रांस. तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आर्टिकल पर हम देख लेते हैं. इमैनुअल मैक्रोन ने रेफर किया था वॉल्टियर को, उनकी एक लाइन को कि एनलाइटनमेंट विल नेवर ग्रो डिम. ऑथर का मानना है जैसे जैसे फैंटेसिज्म बढ़ रहा है ग्लोब के अराउंड, हमें री इन्वेंट करना वॉल्टियर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. ऐसा क्यों? उसका टू फोल्ड रिफ्लेक्शन हो सकता है. इन पर्टिकुलर by asking oneself what it means today to be committed against fantasism in a global environment and by reflecting on freedom of thought as a way of looking critically at our world away from stereotypes. टू फोल्ड रिफ्लेक्शन में पहला ये कि हम देखें हम कितना कमिटेड है अगेंस्ट फैंटासिज्म एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में, हम कितना कमिटेड है अगेंस्ट कट्टरवाद. ठीक है. और दूसरा ये कि हम स्टीरियोटाइप से हट के क्रिटिकली देखें चीज़ों को. इससे हमें क्या पता चलेगा? हम दैट मेक्स फ्रीडम बट द वे थिंक अबाउट इट. फ्रीडम ऑफ थॉट इज क्या होता है? फ्रीडम ऑफ थॉट देयरफॉर द कॉमन ग्राउंड ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल स्कूल्स. फ्रीडम ऑफ थॉट हर फिलोसॉफिकल स्कूल का एक कॉमन ग्राउंड है क्योंकि फ्रीडम ऑफ थॉट ही आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता है. जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगा तभी आप स्टेरियोटाइप्स को एनालाइज कर सकोगे, उसमें गलतियाँ निकाल सकोगे और उसको इम्प्रूव कर सकोगे. They are philosophical only on this condition. Philosophy is above all an affirmation of the freedom to think. अब philosophy क्या होता है? philosophy एक स्पेकुलेशन होता है, फिर कोई स्पेकुलेशन जिसको रिकग्निशन मिल जाती है, फिर उस philosophy को थोड़े दिनों बाद अगर कोई उसको चैलेंज करता है
तो फिर उसमें हमें गलतियाँ मिलती हैं, फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे इम्प्रूव का प्रोसेस होता है ना कि किसी को क्रिटिसाइज़ करो तभी वो इम्प्रूवमेंट लाता है। फैंटासिज्म फॉर वॉल्टेयर इज अपोज टू द क्रिटिकल एंड फिलोसफिकल स्पिरिट। वॉल्टेयर का मानना ये था, ये जो फैंटासिज्म है मतलब ये बिल्कुल फंडामेंटल्स पर टिके रहना, फंडामेंटल्स इधर उधर नहीं देखना, इससे आपकी क्रिटिकल स्पिरिट ही खत्म हो जाती है। आप किसी चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करोगे, अगर आप किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे आपको उसमें गलतियाँ ही नहीं दिखेंगी। तो ये कभी ना ट्रुथ की तरफ ले जा सकती है ना जस्टिस की तरफ ले जा सकता है फैंटासिज्म। By definition, he or she who gives free rein to his idolatry and servitude of thought and comes to mother is a fanatic. डेफिनेशन के हिसाब से कौन होता है फैनेटिक? जो आइडल्स होते हैं या ये मानते हैं कि हम सर्विट्यूड ऑफ थॉट्स, जो एक बार डिसाइड हो गया हम उसी में अपने पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, वो उसके बाद वो मर्डर भी करते हैं, तो फैनेटिक हो गया, जैसे कि हमने फ्रांस में देखा। दैट इज़ वाई वॉल्टेयर वेज्ड अ relentless वॉर अगेंस्ट द फैंटासिज्म दैट appeared इन द कैथोलिक चर्च। एक उसका कंसर्न ये था इज़ अ डिफेंस ऑफ दोज हु हैव नो वॉइस एंड हु आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के डिफेंस में आते हैं। इन द सेम मैनर इन द ट्रेटरीज ऑफ टॉलरेंस वॉल्टेयर ने अपॉर्चुनिटी ली थी और उसने क्रिटिसाइज़ किया था जो इनटॉलरेंस है कैथोलिक्स का प्रोटेस्टेंट्स की तरफ। तो वॉल्टेयर ने भी क्रिटिसाइज़ किया था जो भी इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा उस समय के टाइम में, उस समय जो यूरोप की सोसाइटी थी। Voltaire's work in many ways against fanaticism. In a dialogue between Englishman and a Spaniard, Voltaire ने बोला था, by taking England as an example, we have only been happy in England since everyone gained the right to speak his mind freely. हम इंग्लैंड में तभी हैप्पी रह पाए जब लोगों को राइट टू स्पीक दिया गया। वॉल्टेयर्स की पॉइंट हेयर इज़ दैट इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस वंस डिसएग्रीमेंट इन द पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में इंसान को इतनी राइट देना चाहिए कि वो डिसेंट कर सके, डिसएग्री कर सके किसी के थॉट से, और फिर उसमें रिलीजन हो तो उससे भी करने देना चाहिए, क्योंकि हम रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करेंगे तभी तो हम उससे कुछ सीखेंगे। तो ऑथर का कहना है मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई वी नीड टू बैक टू आवर क्लासिक्स इन ऑल कल्चर्स। इसीलिए हमें अपने कल्चर में वापस जाना चाहिए जो कि हमें मोर प्लूरलिस्टिक डायलॉगिकल अप्रोच टू आइडियाज दैट वी नॉट शेयर, जिसमें डायलेक्टिकल मैकेनिज्म होता है, कोई थीसिस प्रोवाइड करेगा, कोई एंटी थीसिस प्रोवाइड करेगा, उससे ही तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और हमारे कल्चर हमें कितना प्लूरलिस्टिक अप्रोच देते थे। गांधी, टैगोर, अंबेडकर भी क्रिटिक्स थे सेकुलर और रिलीजियस फॉर्म्स ऑफ फैनेटिसिज्म की। गांधी बिलीव दैट इवन द टीचिंग्स देमसेल्व्स ऑफ द कुरान कांट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म। गांधी का मानना था जो कुरान की टीचिंग्स हैं उनको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर आपको लगता है वो गलत है। एवरी ट्रू स्क्रिप्चर ओनली गेन्स बाय क्रिटिसिज्म। कोई भी स्क्रिप्चर आगे तभी बढ़ता है जब उसका क्रिटिसिज्म हो और वो इंप्रूवमेंट करे। आफ्टर ऑल वी हैव नो अदर गाइड बट आर रीजन टू टेल अस व्हाट मे बी रिगार्डेड एज रिवील्ड एंड व्हाट मे नॉट बी। Like Voltaire, he argued that a person who believes in truth and God can't go to a mosque and the next day foster hatred and violence. Voltaire का ये मानना है जो इंसान ट्रूथ और गॉड में बिलीव करता है वो ये नहीं करेगा एक दिन मस्जिद जा रहा है दूसरे दिन फिर हेट्रेड और वायलेंस फैला रहा है। तो वॉल्टेयर को आज पढ़ना एज अ क्रिटिक ऑफ रिलीजियस वायलेंस, ये इवेलुएट करने के लिए हमारे अंदर इवेलुएट करने के लिए हेल्प करेगा। गांधी फिलोसफी को हमें देखना चाहिए जो भी अगेंस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म है। आफ्टर ऑल रिलीजन्स आर नॉट ओनली अबाउट आवर बिलीफ्स बट अबाउट व्हाट वी डू विद आवर बिलीफ्स। सिर्फ हमारे बिलीफ्स के बारे में नहीं हम क्या मानते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारे एक्शंस पे तो डिसाइड होते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये एक नेक्स्ट आर्टिकल है, ये एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तो इसमें ये बोला गया कि कितना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है एजुकेशन में। बच्चे घर पर हैं तो उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो मच लाइक ऐश्वर्या's family did, thousands of families have staked their savings and resources on the education of their children, only to find that the hard-won access to classroom and labs, बच्चों के माँ बाप इतनी ज़्यादा फीस दे के उनको कॉलेज में भेजते हैं, वहाँ पे क्लासरूम होते हैं, लैब्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, सब कुछ होता है, पर ये सब खत्म हो गया सिर्फ एक लैपटॉप की लैकिंग की वजह से। जब ये लैपटॉप नहीं था तो ना आइडियाज़ मिल रहे थे, ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे, ना क्लासरूम्स मिल रहे थे, ना लैब्स मिल रहे थे। एक स्मार्टफोन ने काम करना बंद कर दिया, डेटा पैक ख़त्म हो गया या फिर इंटरनेट कनेक्शन फ्लिकर हो गया, तो वो स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर हो गया। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम्स हैव टर्न टू ऑनलाइन क्लासेस टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ द पैंडेमिक। लेकिन जो फिजिकल क्लासरूम का एक ब्रिक और मोर्टार कैंपस होता है जहाँ पे सॉलिडारिटी, एक साथ लोग रहते हैं, फ्रेंडशिप होती है, तो ये जो डेप्रीवेशंस होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो नीचे दब जाते हैं। लेकिन जब डिजिटल क्लासरूम होता है तो ये सारी एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी बहुत ऊपर उठ के आते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा एग्जाम्पल जो अभी इस कॉलेज में हुआ था। तो क्राइसिस जो है पेंडेमिक ने, उसने ये सब बता दिया है कि एफिशिएंट लर्निंग मशीन्स जो हम सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन की तरफ मूव कर जाएंगे, पर इतना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है जिसके कारण हमें दिक्कत ही हो रही है। तो हमें इस डिजिटल डेप्रीवेशन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वो ऑथर ने बोला है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस स्टूडेंट्स की इस पर एस्पिरेशंस है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये जो वैक्सीन, इसके बारे में एक बात है, दिस इज़ अ वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड यूजिंग mRNA टेक्नोलॉजी। अभी mRNA टेक्नोलॉजी क्या होती है?
ये यूज़ करती है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स का। ये बताते हैं कि कौन सा, सेल्स को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बिल्ड करना है आपको। जैसा फॉर एग्जांपल इस केस में जो मैसेंजर आरएनए है वो कोड होता है सेल्स को टेल करने के लिए कौन से स्पाइक प्रोटीन आपको रिक्रिएट करने। एक बार एमआरएनए जब इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में तो सेल्स उस इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, कॉपीज़ क्रिएट करते हैं स्पाइक प्रोटीन की, जिसके कारण क्या होता है, सेल्स एंटीबॉडी जनरेट कर लेते हैं उसको फाइट करने के लिए। जो अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स, इसमें क्या डिफरेंस है, एमआरएनए जो वैक्सीन आर सिंथेटिकली डेवलप्ड, तो उसके लिए वायरस को कल्टीवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको रेप्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट द कोड फॉर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज टू टारगेट। सिर्फ एक सिंथेटिकली डेवलप करना होता है एक कोड जिससे बॉडीज़ का इम्यून सिस्टम टारगेट हो जाए। Another advantage is that they can be manufactured at a large scale in a large vets called bioreactors, और ये लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर भी हो सकती है mRNA वैक्सीन। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो म्यांमार में जो रूलिंग पार्टी थी वो वापस से आ गई है इलेक्शन के बाद। अभी ऐसा ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर हुआ है, पर हाँ ये माना जा रहा है कि वही वापस आएगी। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाइपरलूप क्या होता है? हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ये ट्रांसपोर्ट करेगी पीपल ऑफ गुड्स को एट द स्पीड ऑफ अप टू 600 mph हैज़ लॉन्ग सीम टू गुड टू बी ट्रू। पर अभी कल इसका ऐसे पायलट बेसिस पे किया गया 500 मीटर्स में लास वेगस में, तो ये सही प्रूव हुआ, तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पे ये बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हो गया है। तो ये बताया गया है कि पिछले मंथ में कितने सारी जगह से डेटा ब्रीच हुआ है। वो हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, वेडिंग प्लानर वेबसाइट, प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल वेबसाइट। तो साइबर सिक्योरिटी जो हम बोलते हैं कि हमें डिजिटल चले जाना चाहिए, तो उसमें कितना ज़्यादा हमारे पास दिक्कत हो सकती है, हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है। तो ये आप एक कंसर्न लिख सकते हो। अगर कभी कंसर्न आए कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के क्या क्या कंसर्न है, तो ये कंसर्न लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी यहाँ से कोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं न्यूज़पेपर बनाऊंगी, अदरवाइज़ कोई इसका फ़ायदा तो होता नहीं, मुझे अपना इतना ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम देना पड़ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।